नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा है। राज्य में 15,126 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान गुरुवार को हुई। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,05,024 सैंपल की कोरोना जांच की गई। राज्य में कोरोना का संक्रमण दर 14.40% रहा। एक दिन पूर्व राज्य में कोरोना के 14,836 नए संक्रमितों की पहचान हुई थी, जबकि 95,248 सैंपल की कोरोना जांच की गई थी। बुधवार को कोरोना संक्रमण की दर 15.57% थी। इस प्रकार पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की दर में 1.17% की कमी आई है। तो आपको बता दें कि बिहार में संक्रमण में कुछ कमी देखने को मिल रही है। बुधवार को कोरोना की संक्रमण की दर की अगर बात करें तो 15.57% थी और पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की दर की अगर बात करें तो 1.17% तक कमी इसमें आई है। और एक दिन पूर्व राज्य में कोरोना के 14,836 नए संक्रमितों की पहचान हुई थी, जबकि 95,248 सैंपल की कोरोना जांच की गई थी। और 24 घंटे की अगर बात करें तो 1,05,024 सैंपल की कोरोना जांच कराई गई है। और राज्य में कोरोना का संक्रमण दर 14.40% रहा है। बिहार में राज्य में 15,126 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। और जिस तरीके से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, आंकड़ों में हालांकि ज्यादा कमी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन लगातार जिस तरीके से बिहार में कोशिश की जा रही है अब संक्रमण को कम करने की, सरकार की तरफ से भी पहल की जा रही है कि किसी भी तरह से संक्रमण में कमी आए। और अगर बात करें बुधवार की, तो बुधवार को कोरोना संक्रमण की दर 15.57% थी और एक दिन पूर्व राज्य में कोरोना के 14,836 नए संक्रमितों की पहचान हुई थी, जबकि 95,248 सैंपल कोरोना जांच किए गए थे। इस प्रकार 24 घंटे में कोरोना की संक्रमण दर में 1.17% की कमी आई है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, जिस तरीके से बिहार में देखने को मिल रहा है संक्रमण दर की 1.17% कमी आई है, सरकार की कोशिशें कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए जो स्थिति है इस वक्त बिहार की वो बहुत नाजुक स्थिति है और लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे सरकार की चिंता और बढ़ती जा रही है, क्योंकि हजारों हजार जो आंकड़े हैं वो उसमें कमी नहीं आ रही है। लॉकडाउन का एक दिन बीत गया है, हालांकि लॉकडाउन 15 दिनों का लगाया गया है, 10 दिनों का लगाया गया है जो 15 मई तक चलेगा। लेकिन जो अस्पताल की स्थिति है इस वक्त, तमाम जो PMCH, NMCH बात चाहे एम्स की कर लें तो लगभग सभी बेडें फुल हैं। जिला में भी वही हाल है, राजधानी पटना का भी वही हाल है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब सेना के लोग, यानी कि जो बिहटा में जो अस्पताल है उस अस्पताल के लिए सेना को बुलाया गया है और वहां पर 500 बेड की मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी, जिसमें ऑक्सीजन भी होगा, जिसमें वेंटिलेटर भी होगा, जिसमें दवाइयां भी होगी। क्योंकि सेना जब कमान संभाल लेती है तो इसका मतलब है कि बिहार किस स्थिति से जूझ रहा है इसको समझने की जरूरत है। लेकिन लोग आज भी बेवजह इस सख्ती भरे लॉकडाउन के बावजूद सड़कों पर निकलने से परहेज नहीं कर रहे हैं। थोड़ा कंट्रोल करना होगा अपने आप को भी और सरकार को भी, क्योंकि सख्ती इतनी बढ़ती जा रही है इस संक्रमण को देखते हुए कि बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। पिछले 15 दिनों में जिस तरह से आंकड़े 2 गुने होते जा रहे हैं, 3 गुने होते जा रहे हैं, तो ये जो गुणात्मक और घनात्मक परिवर्तन हो रहा है ये बिहार के लिए चिंता का सबब है। राजधानी पटना के आंकड़े देखिए लगातार 3,000 के आंकड़े पा रहे हैं और मृत्यु दर जिस तरह से बढ़ रहा है, 100 से ज्यादा मौतें हुई है सिर्फ राजधानी पटना में, तो कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। इस वक्त समझने की जरूरत है, मिलजुल कर काम करने की जरूरत है और किसी तरीके से घर में रहना ही एकमात्र उपाय है। यदि आप अस्पताल जाएंगे तो आप वापस लौटेंगे भी या नहीं ये कह पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी वक्त है कि हर तीसरा व्यक्ति
इस वक्त राजधानी पटना में हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित है। मतलब आप सोच लीजिए कि लगभग हर घर में संक्रमण का जो दायरा है वो पहुंच चुका है। तो ऐसे में अस्पताल कोई विकल्प नहीं है, अस्पताल से ज्यादा जरूरी है अपने आप में परिवर्तन करना, अपने आप में बदलाव करना, तभी जाकर के इन आंकड़ों के चेन को तोड़ा जा सकता है। क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन भले लगा दिया हो, लेकिन फिर भी आप घरों से बाहर निकलेंगे, सब्जी खरीदने के लिए लोगों की जो भागम भाग है, जो किराना की दुकान में जो भागम भाग है, जो जनरल सामान को खरीदने के लिए जो भागम भाग है, ये आपको दिक्कतें ज्यादा बढ़ा रही है। और इस संक्रमण के दायरे को बढ़ाने में आम लोगों की भूमिका ज्यादा है। सरकार सिर्फ जो अस्पताल व्यवस्था कर सकती है, बेड व्यवस्था कर सकती है, लेकिन जिस तरह से आबादी है, जो पॉपुलेशन ऑफ द डेंसिटी कह लें, जो घनत्व है बिहार का, उसके मुताबिक जो स्थिति है वो अब भयावह स्थिति में है। ऐसे में लॉकडाउन के सिर्फ एक दिन अभी बीते हैं, एक दिन के बाद आज ये दूसरा जो दिन है वो बहुत मायने रखता है। तभी जाकर के ये धीरे धीरे ये संक्रमण को कम करेगा, लेकिन इसके लिए मिलजुल कर काम करने की जरूरत होगी और घर में ही रहना एकमात्र विकल्प है। अन्यथा बिहार की जो स्थिति है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती चली जा रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो संसाधन है, सरकार के जो वादे जो दावे हैं वो सीमित हैं। इस चीज को समझना होगा कि 100 से 500 बेड सिर्फ किसी एक या दो अस्पताल को कर सकती है सरकार। बेड जो है सिर्फ एक दो जगहों पर बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उतनी दवाइयां, उतनी किट, उतने वैक्सीनेशन, उतनी तमाम वो चीजों को मुहैया करा पाना, जन जन तक पहुंचा पाना, ये एक चुनौती है सरकार के लिए। हालांकि सेना ने कमान संभाल ली है। बिहटा में देखिए जिस तरह से बिहटा को 500 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है, तो आप इधर बक्सर, आरा और राजधानी पटना तक के इलाकों को ठीक है आप कर सकते हैं बेहतर, लेकिन उसके लिए भी सोचना होगा जो पटना से भागलपुर की तरफ 220 किलोमीटर का दायरा है, वहां तक में सिर्फ और सिर्फ एक ही अस्पताल है, वो है कोसी का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जहां पे भागलपुर में महाराजगंज में इलाज हो सकता है। इसके अलावा अगर उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की बात करें तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, वहां भी जो अस्पताल है वो फुल है। यानी कि पूरे बिहार की स्थिति इस वक्त कोरोना के संक्रमण से जूझ रही है और कोरोना को लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लगातार। गौतम, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता जैसे आनन फानन में प्रेशर दबाव पड़ने के बाद सरकार ये जो फैसले ले रही है, ये अगर बहुत पहले ले चुकी होती, पहले से अगर सरकार सख्ती करती और लॉकडाउन लगा देती या फिर सख्त पाबंदियां लगा देती, तो आज जो स्थिति बन रही है वो नहीं बनती। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से आंकड़े आज के नहीं बढ़ रहे हैं, इवन की आंकड़े सरकार जब ये कह रही थी कि हम 1 लाख से ज्यादा टेस्ट रोज करेंगे, जब आंकड़े टेस्टिंग के बढ़ते गए तब जाकर के ये बिहार की स्थिति और ये आंकड़े पता चले कि बिहार के अंदर प्रतिदिन 10,000 20,000 लोग संक्रमित हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब 1 लाख अभी भी रोज टेस्टिंग नहीं हो रही है, 70,000 से 80,000 के बीच में टेस्टिंग हो रही है और 70,000 से 80,000 के बीच की टेस्टिंग का नतीजा है कि 20 से 25,000 लोग इसमें पॉजिटिव आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं। राजधानी पटना में अकेले 3,000 से 4,000 के बीच में पॉजिटिव मरीजों की संख्या है जो प्रतिदिन बढ़ रही है। लेकिन क्या आप अंदाजा लगाइए कि इस अनुपात में क्या प्रतिदिन जिस तरह से 4,000 बेड बढ़ रहे हैं, 4,000 मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो क्या बेड की संख्या बढ़ रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी 106 बेड है पीएमसीएच में, आज भी एनएमसीएच में 100 बेड है। आप देख लीजिए कि जो बड़े बड़े अस्पताल है वहां जो लिमिट है जो बस उतना ही है, लेकिन उन मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया करा पाना, उन मरीजों को दवाइयां मुहैया करा पाना, तो सरकार, आपका सवाल बहुत जायज है कि सरकार ने अगर पहले पहल की होती तो आज जो स्थिति है, आज देखिए कालाबाजारी को लेकर के एक निजी अस्पताल के डायरेक्टर और उसके साले यानी रिश्तेदार उसकी जो दवाइयां हैं उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। मतलब 20,000 40,000 50,000 इवन की 1-1 लाख रुपए तक दवाइयों पर की कालाबाजारी हो रही है और ब्लैक में बिक रहे हैं। और जान हथेली पर जिसके हैं उनके परिवार के लोग खेत और खलिहान बेच करके भी रेमडेसिविर जैसी दवाइयों को 1 लाख रुपए में लेने पर मजबूर है। तो सरकार ने पहल बाद में की है
अगर शायद शुरुआत के दिनों में ये अगर कंट्रोल कर ली जाती तो शायद कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सकती थी। ऑक्सीजन सिलेंडर की जो अभी मारामारी चल रही है उसको कंट्रोल किया जा सकता था, क्योंकि मरीजों को ऑक्सीजन कम, मरीजों के ऑक्सीजन से पहले सिलेंडर जो है लगभग हर घर के लोगों ने अपने अपने घर में रख लिया। तो ऐसे में जब तक रोटेशन नहीं होगा, मरीजों तक सिलेंडर नहीं पहुंच रहे हैं, मरीज होने की संभावनाओं को लेकर के जो कालाबाजारी है, चाहे वो दवाई की हो, ऑक्सीजन की हो या फिर किसी भी चीज की, वो कालाबाजारी तभी होती है जब लोगों को अपनी जान का खतरा महसूस होता है और पहले से चीजें खरीद ली जाती है। और ये दवा की जो दुकानें हैं वो बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जब दिए गए तभी कालाबाजारी हुई, वरना अगर मान लीजिए डॉक्टर अगर प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर लिखते और तब प्रिस्क्रिप्शन दिखा करके अगर दवाई दी जाती तब जाकर के कालाबाजारी रोकी जा सकती थी। हालांकि प्रशासन ने खबरों को देखते हुए कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए नोडल पदाधिकारी की व्यवस्था की है। लेकिन गौतम, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये जो स्थिति बन रही है क्या इसकी सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है? इसके साथ में जो जनता है और जो बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां दे रहे हैं, जो कालाबाजारी कर रहे हैं, इन सबकी इसमें जिम्मेवारी है, सभी की मिलीभगत है, सभी के एक साथ जिस तरीके से यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है सभी इसके जिम्मेदार है। बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि अगर किसी को बुखार है तो मान लीजिए पैरासीटामोल की जरूरत है, अब जिसको बुखार नहीं है उसने भी एक कट्टा खरीद के रख लिया, तो आप अंदाजा लगाइए जो कभी जीवन में साल में एक बार बुखार होने पर एक टीका या 2 टीका लेते थे, लेकिन आज स्थिति को देखते हुए एक कट्टा 2 कट्टा पहले से बिना बुखार के लोग लेकर के रख चुके हैं। तो ऐसे में जो खपत है वो कई गुना बढ़ गए हैं। आबादी कितनी ज्यादा है, अगर सबने एक पत्ता ले लिया तो आप समझिए कि 12-13 करोड़ की खपत हो गई। तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझना होगा और यही हाल है कि बुखार होने से पहले लोग सचेत हो गए हैं, दवाइयां पहले से खरीद के रख ली गई है। तो ये ना करें, जब आपको होगा तो आपको भी दवाइयां मिल जाएगी, लेकिन आप पहले से अगर ये सुनिश्चित कर लेंगे कि हम दवा, तो इसकी वजह से जो खपत है वो ज्यादा हो रही है। कालाबाजारी का भी यही कारण है कि अभी जरूरत के बिना ऑक्सीजन सिलेंडर घर में लोग हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो रेमडेसिविर दवाइयां हैं, हालांकि सरकार ने बाद में उसको फिर 14,000 डोज और अलग अलग से विमान सेवा के जरिए गुजरात से मंगाया गया है। जी बिल्कुल गौतम, इसी तरह स्टॉक करने की वजह से जब जनता को जान का खतरा होता है, स्टॉक करके रख लेते हैं सामान, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से कालाबाजारी और बढ़ती है। इसी तरीके से फिर महंगाई भी इसके लिए बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं जनता और सभी लोग इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। सरकार की तरफ से तो लापरवाही की ही गई है, जनता की तरफ से भी लापरवाही की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार की अगर बात करें तो जिस तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिल रही है, हालांकि 1.17% गिरावट एक दिन में देखने मिली है, लेकिन जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं अभी भी आंकड़े चिंताजनक है और अभी भी ये आंकड़े कंट्रोल में नहीं है। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि राजधानी रांची में कोरोना के 1,235 पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसके बाद पूरे झारखंड में 6,974 नए पॉजिटिव केस हो गए। तो वहीं आज राज्य में इस संक्रमण से 133 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 7,70,089 हो गई है, जिसमें 60,633 सक्रिय मामले हैं। तो वहीं इनमें से 2,05,977 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। साथ ही 3,479 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आपको बता दें कि रांची में भी लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। झारखंड में लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। अगर राजधानी रांची की अगर बात की जाए तो 1,235 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और पूरे झारखंड में 6,974 नए पॉजिटिव केस अब हो गए हैं। राज्य में संक्रमण से 133 मरीजों की मौत हुई है और कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 7,70,089 हो गई है, जिसमें 60,633 सक्रिय मामले हैं। जिस तरीके से झारखंड में भी संक्रमण का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिस
तरीके से आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, रिकवरी रेट में हालांकि सुधार है, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं ये भी अभी संतोष व्यक्त करने वाले आंकड़े नहीं दिख रहे हैं। राज्य में 1235 नए केस सामने आए हैं और अगर झारखंड की बात की जाए तो 133 मरीजों की इस दौरान मौत हुई है। तो झारखंड में भी लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, पहल की जा रही है, संसाधनों को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके के झारखंड में आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, अभी भी संतोष व्यक्त करने वाले ये आंकड़े नहीं है। राज्य में जहां 900 पे केस आके सिमट गए थे, तो वहीं एक दिन में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, झारखंड में, रांची में जिस तरीके से कोरोना केस अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बात करें पूरे झारखंड की तो 6000 से ज्यादा केस इस दौरान देखने को मिले हैं, 133 लोगों की मौत हुई है। देखिए, संक्रमण बढ़ा है, अगर आंकड़ों में देखें तो संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर संक्रमण की दर या संक्रमण की रफ्तार की बात करें तो यह थोड़ा सा कह सकते हैं कि उस चिंताजनक स्थिति तक नहीं पहुंचा है आंकड़ा। कल राज्य सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया था 1,61,620 लोगों का कोरोना टेस्ट करने का, जो एक ड्राइव चलाया गया है मास लेवल पे कोरोना टेस्ट करने का, लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई सरकार। 88,695 लोगों का कोरोना टेस्ट की। कोरोना टेस्ट होने की वजह से आपको बता दें कि 6,974 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और इन कोरोना संक्रमित लोगों के अगर आंकड़ों की बात करें तो जहां गुरुवार को यह आंकड़े लगभग 15% थे, वहीं आज यह आंकड़े अगर बात कर ले तो लगभग 8% पर आकर टिके हुए। लेकिन कुंदन जी, जिस तरीके से रांची की अगर बात करें कि बीते 2 दिन पहले 900 पर ये आंकड़े सिमट कर रह गए थे, 900 तक ये आंकड़े देखने को मिल रहे थे, आज वही आंकड़े 1000 के पार पहुंच गए हैं। मैं हमेशा से इस बात की चर्चा करता रहा हूं कि राजधानी रांची में लोड होता है और इस लोड की वजह से, इस भार की वजह से आप कह सकते हैं कि राजधानी रांची में लोगों की तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से झारखंड में आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, राहत भरी खबर तो सामने आ रही है, चिंताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन संतोषप्रद भी ये स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। संक्रमण से 133 मरीजों की मौत हुई है और रांची की अगर बात करें तो 1000 से पार ये आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। 1235 नए केस सामने आए हैं और पूरे झारखंड की अगर बात करें तो 6000 से ज्यादा केस इस दौरान देखने को मिले हैं। जिस तरीके से झारखंड में कोरोना का कहर जारी है और देखने को मिल रहा है, रांची में 1235 पॉजिटिव सामने आए हैं और पूरे झारखंड में 6974 नए पॉजिटिव केस हो गए हैं। राज्य में इस संक्रमण से 133 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या अब राज्य में 7,70,000 नवासी हो गई है। इनमें 60,633 सक्रिय मामले हैं और इनमें से 2,05,977 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। तो जिस तरीके से रिकवरी रेट भी यहां पर देखने को मिल रही है, तो रिकवरी रेट में भी काफी सुधार देखने को मिल रहा है झारखंड में, क्योंकि प्रशासन लगातार पहल कर रही है, प्रशासन लगातार संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश कर रही है और लगातार प्रशासन तमाम जो असुविधाएं हैं उनको दुरुस्त करने की, तमाम जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो बेड से संबंधित हो, ऑक्सीजन से संबंधित हो, सिलेंडर से संबंधित हो या फिर जो कालाबाजारी हो उस पर भी रोक लगाने की अब सरकार कोशिश कर रही है। कुंदन जी, कहीं ना कहीं लेकिन जिस तरीके से ये आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, चिंताजनक स्थिति नहीं है लेकिन संतोषप्रद स्थिति भी ये नहीं है। देखिए आस्था, अभी एक बड़ा सवाल यह है कि हम पॉजिटिविटी, सकारात्मक
सकारात्मक होकर इस सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश में कर रहे हैं और एक अंधेरे में रोशनी की तलाश कर रहे हैं। जहां मरीजों के आंकड़े 8,000 9,000 तक पहुंच रहे थे, मृत्यु की दर बढ़ी हुई थी, वहां पर अगर आंकड़ों में थोड़ा सा नियंत्रण हो रहा है, यह एक अच्छी खबर हम आज की तारीख में इसे मान सकते हैं। आप देखिए 6,974 लोग संक्रमित हुए हैं, वहीं लगभग 5,740 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को भी लौटे हैं। तो मान ले सकते हैं कि एक बड़ी वजह है इस बात के लिए कि हम थोड़े से प्रसन्न हो सके, खुश हो सके कि जहां संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है वहां दर में कमी आ रही है, स्वस्थ होकर घर लौट रहे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है लगातार। और साथ ही साथ संक्रमण दर की बात करें तो एक दिन 15% के आसपास 14.74% होता है और दूसरे दिन 8.21% पर संक्रमण दर होता है। तो काफी फासला है, सुधार हो रहा है, स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी हो रही है और कोशिश यह की जा रही है कि कोरोना संक्रमण के इस जंग को हम जल्दी ही जीत पाएंगे। जी बिल्कुल कुंदन जी, तो क्या ये माना जा सकता है कि सरकार की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं संसाधनों को बढ़ाने की और असुविधाओं को दुरुस्त करने की, सरकार अब सफल होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल एक प्रयास है सरकार का, जनता के और तमाम तरह के एजेंसियों का। इसमें आप कह लें कि बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी आगे बढ़कर काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। सरकार दिन रात अपने अधिकारियों के जरिए, अपने नुमाइंदों के जरिए और खास करके जितने स्वास्थ्य महकमे के लोग हैं, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सेस, इन तमाम लोगों की मेहनत है और इस मेहनत का परिणाम यही निकलकर सामने आ रहा है कि स्थिति में अब अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। कोरोना संक्रमण से जहां संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी, मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, ऑक्सीजन की किल्लत थी, सिलेंडरों की कमी थी, दवाइयां नहीं मिल रही थी, इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, हर तरह से हर चारों ओर से नेगेटिव इनपुट से मिल रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति नियंत्रित होने लगी है। संक्रमण के आंकड़े में भी आंकड़े के रफ्तार में कमी आई है, मौत जो हो रही थी मौत में धीरे धीरे कमी आई है। तो कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे परिस्थितियां जो है वो थोड़ा सा हमारे नियंत्रण में आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ था, लोग परेशान घूम रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर तमाम कमियों को लेकर लोग परेशान घूम रहे थे, तो कहीं ना कहीं सरकार की अब पहल से, सरकार के संसाधनों को बढ़ाने से लोगों को ये परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। तो इससे संदेश एक बहुत अच्छा बाकी राज्यों को जाता है जहां पर लगातार संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए झारखंड ने एक अलग सूरत पेश करने की कोशिश की है, वो चाहे पड़ोसी राज्य बिहार की बात कर लें या सुदूरवर्ती तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र की बात कर लें। हर जगह हमने एक संदेश देने की कोशिश की है। हम झारखंड 22 अप्रैल से मिनी लॉकडाउन की स्थिति में है, तमाम गतिविधियां को रोक दिया गया है और तीसरे हफ्ते में, पहले हफ्ते से बात कर ले तो थोड़े से मिनी लॉकडाउन के जो पाबंदियां थी उनको और सख्त किया गया है। जहां हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हमने बाकी राज्यों के लिए, जिस मामले में हम आत्मनिर्भर हैं ऑक्सीजन निर्माण में, हम दूसरे राज्यों को निर्बाध रूप से ऑक्सीजन के सिलेंडर या ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। अर्थात कल देर शाम तक जो आंकड़े थे 85 से ज्यादा टैंकर्स को वायुसेना के विमानों ने दूसरे राज्यों तक पहुंचाया है। स्थिति ये हो गई है कि जहां रेल मार्ग से ऑक्सीजन के टैंकरों को अलग अलग राज्यों में ले जाया जा रहा है, वहीं वायुसेना के विमान ऑक्सीजन टैंकरों को लेकर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आते हैं और यहां से वो ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन टैंकर या तो बोकारो जाते हैं या जमशेदपुर जाते हैं, वहां से रिफिल कराकर वापस वो रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचते हैं और यहां से हवाई जहाज से, वायुसेना के स्पेशल विशेष विमान से उन्हें देश के दूसरे राज्यों तक पहुंचाया जा रहा है। जी। अब बोकारो और जमशेदपुर में एयरपोर्ट होने के बावजूद रांची एयरपोर्ट से इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वायुसेना के जो विमान आ रहे हैं वो बड़े विमान हैं और उसके लिए बड़े एयरपोर्ट की जरूरत होती है, जिसके लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए जमशेदपुर और बोकारो इक्विप्ड नहीं है। तो हर माध्यम से, वो चाहे रेल मार्ग हो या वायु मार्ग हो, हम दूसरे राज्यों को निर्बाध रूप से
ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित कर रहे हैं। हम खुद भी आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहे हैं, दवाइयों के मामले में, इंजेक्शन के मामले में, अस्पतालों के मामले में, आईसीयू बेड्स के मामले में। तो झारखंड ने एक मिसाल पेश करने की कोशिश की है दूसरे राज्यों को, झारखंड की जनता ने एक मिसाल पेश करने की कोशिश की है दूसरे राज्यों को कि स्थिति बेहतर हो सकती है। धैर्य की जरूरत है, संयम की जरूरत है और जरूरत है कोविड-19 के तमाम प्रोटोकॉल्स के पालन करने की। जी बिल्कुल, झारखंड अब अपनी एक पहचान लेकर उभर रहा है। जिस तरीके से ऑक्सीजन झारखंड से तमाम राज्यों को मुहैया कराई जा रही है, एक आत्मनिर्भर झारखंड बनता जा रहा है और अपनी एक पहचान लेकर झारखंड उभरता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से झारखंड में देखने को मिल रहा है, संक्रमण दर में कमी देखने को मिल रही है और रिकवरी रेट में भी सुधार देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार अब अपनी जो पहल की जा रही है, जिस तरीके से सुविधा मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है, तो सरकार अब सफल होती हुई नजर आ रही है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।